सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तहरीक इंसाफ के बहुत से वुज़रा कई बार ये बात कर चुके हैं और कहते रहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज में से शीन यानी शहबाज निकल जाएगी, मगर ऐसा होना फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। और अब तो उल्टा पीटीआई में से ही टी निकलने की बातें की जा रही हैं। हुकूमती इदारों की जानिब से तहकीकात होने पर जहांगीर तरीन और उनके हामी अपनी ही हुकूमत से नाराज हैं, मगर हुकूमत के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के सवाल से अब भी इनकारी हैं। ये कोई ख़ास इजलास नहीं है। अरबाब साहब, माज़रत के साथ मैं आपको जो भी बात बताऊंगा बिल्कुल उसमें एक रत्ती बराबर भी कोई चीज़ न छुपाने की कोशिश की जाएगी। ये बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं है। हम सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं और हमेशा होते रहे। पता नहीं कि आज आप हजरात इसको क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं। 2 दिन पहले तक हमारे प्रोग्राम में जहांगीर तरीन ग्रुप जिस मुलाकात को रूटीन का इजलास कह रहा था, उसी मीटिंग में इतने अहम फैसले हो गए कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की जानिब से राजा रियाज को कौमी असम्बली और सईद अकबर नूरानी को पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। असम्बलियों में अलग पार्लिमानी नुमाइंदों की नामजदगी के बाद अब तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग बिल्कुल वाज़ेह नजर आने लगी है। जहांगीर तरीन पंजाब हुकूमत के रवैये से इस वक्त खासे नाराज हैं और खुलकर शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से की जाने वाली इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये ग्रुप तश्कील दिया गया है। खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद ये हुआ कि पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दिए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असम्बली में। जहांगीर तरीन के अलग ग्रुप बनाने के बाद अब पीटीआई अरकान भी मैदान में आ गए हैं और वजीर आजम इमरान खान को भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया जा रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तो ये तक कह दिया कि इमरान खान पर एतमाद ना करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है, उनके लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। हुकूमती मौक़िफ़ के साथ ना चलने वालों की रुकनीत मुतासिर हो सकती है। मौजूदा सियासी हालात में हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अंदरूनी मसाइल और आपसी इख्तिलाफात में उलझी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजाज़त मिलने के बावजूद इलाज के लिए मुल्क से बाहर नहीं जा पा रहे। वो कोशिशें कर रहे हैं, उनकी जमात भी कोशिशें कर रही है और इसके साथ साथ ईद से पहले तक पीडीएम खासी मुतारिक दिखाई देती थी रमज़ान मुबारक, और उसके बाद अब मौलाना फजल रहमान कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम को किसी तरह मुत्तहिद किया जा सके। आने वाले दिनों में उनकी शहबाज शरीफ से एक अहम मुलाकात भी होनी और इस माह के आखिर में सरबराही इजलास भी होगा। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या हुकूमत अपोजिशन को टफ टाइम देने में कामयाब होती है या फिर अपोजिशन हुकूमत को एक बार फिर टफ टाइम दे पाती है। और जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो सामने आया है हुकूमत पर, ये एक प्रेशर ग्रुप की तरफ सामने आया क्योंकि वफाक में और पंजाब में इनके अलग अलग नुमाइंदे होंगे, पार्लिमानी लीडर्स होंगे। तो इसके बाद अब क्या अपोजिशन को कितनी मदद इस ग्रुप से मिल सकती है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। कामरान मुतुरा साहब जमीयत उलमा इस्लाम से हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, ये जो पूरी सूरत हाल इस वक्त कल के इशाइये के बाद सामने आई, जहांगीर तरीन साहब का एहतसाब शुरू हुआ, उसके बाद उनका रद्द-ए-अमल सामने आया, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, अब बाकायदा एक ग्रुप सामने आ गया। पंजाब हुकूमत में भी, पंजाब असम्बली में भी और वफाकी कौमी असम्बली में भी अब उनके अलग अलग नुमाइंदे होंगे, उनके ग्रुप को लीड किया जाएगा। तो इस पूरी सूरत हाल को ख़ास तौर पर पीडीएम की जमातें किस तरह से देख रही हैं? आप लोग के लिए ये सूरत हाल फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, इसमें गो के बज़ाहिर हुकूमत जाती नज़र आती है, मगर इसके बावजूद जो है पीडीएम का जो इशू है वो इससे कुछ बड़ा है। पीडीएम ये चाहती है कि कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व हो, ऐसा कुछ तरीक़ाकार बन जाए जिसमें फेयर और फ्री इलेक्शन का जो है ना वो गुंजाइश निकले। जो आवाम के वाकई नुमाइंदे होते हैं वो आके हुकूमत करें। और ये जो म्यूजिकल चेयर्स हैं कि 2-3 साल तक किसी ने हुकूमत की, उनको कोई लाया और उसके बाद उसने हुकूमत की और उसके बाद जो है ना फिर जो लाया वो उसको ले जाए, ये मेरा ख्याल है अगर ये तरीका अगर चलेगा तो मुल्क फिर जो है ना वो उसी तरह से जो पहले जो 70, 72, 73 साल गुजर गए हैं वो उसी तरह से ये बाकी भी टाइम गुजरेगा।
असल इशू जो इस मुल्क का है वो उसमें फेयर और फ्री सिस्टम का है, और वो सिस्टम जो है वो जो पब्लिक को जो नुमाइंदगी देना है, पब्लिक को जो है ना वो हक़ हुकूमत देना है, अल्लाह के बाद जो हाकिमियत है वो अवाम की है। तो वो जो हाकिमियत है वो उसको जब तक रिस्टोर नहीं किया जाएगा इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। आप ऊपर अल्लाह की हाकिमियत माने, ज़मीन पे भी उसकी हाकिमियत माने, और उसके बाद अवाम का हक़ की हाकिमियत माने। तो जब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक ये मुल्क जो है इसी तरह हर 2 साल बाद 3 साल के बाद बहरानों के शिकार रहेगा। तो अब कामरान साहब, ज़ाहिर है आपकी अपनी इत्तेहादी जमातें छोड़ती जा रही हैं, पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया, ANP ने छोड़ दिया, अब देखते हैं वापस आते हैं नहीं आते। तो ज़ाहिर है PDM की जो मजबूती थी उसमें कमी तो आई है। ऐसी सूरत हाल में क्या इस ग्रुप से आप लोग रब्ता कर सकते हैं या करेंगे? PDM के अंदर अभी तक कोई इस तरह की बातचीत हुई है? अमीर मुकाम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं के रान में। जी कामरान साहब, वो जो मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो ये मैं उसमें अर्ज कर दूं कि जो छोड़ चुके हैं उनके लिए वो शेर है, वो कहते हैं कि लाली अखियां दी ये दस दी है कि रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी हो। न वो छोड़ के खुश हुए हैं और ना हम उनको छोड़ के खुश हुए। तो ये जो इसमें मामला जो हैं वो ये छोड़ के जाने वाले वो बाज़ औक़ात जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट अपना वार कर जाती है। वो छोटे छोटे मफादात के लिए पार्टियां जो ना वो इधर उधर हो जाती हैं, मगर जब वो बड़े कैनवस पे देखती हैं तो बड़े कैनवस पे उनको जो चीज़ें नज़र आती हैं मुल्क के लिए या जो अपना जो लॉस कर चुकी होती हैं, फिर उसमें जो नुकसान नज़र आता है तो वो उसको ठीक करने के लिए फिर जो है ना 2-4-5 महीने के बाद जो है ये मसला दोबारा उठता है। तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक हो जाएंगे मामला। मुल्क जो है इसने आगे जाना है, इसने तरक्की करनी है, और इसकी तरक्की करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अल्लाह के हक़ हाकिमियत के बाद अवाम का हक़ हाकिमियत भी मान लें। ठीक है, चलें। अमीर मुकाम साहब और पीपल्स पार्टी से ओवैस कादिर शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमीर मुकाम साहब, ये जहांगीर तरीन ग्रुप से क्या अपोजिशन या PDM कोई राब्ते करेगी? चूँकि ज़ाहिर है अभी फ़िलहाल तो पीपल्स पार्टी और ANP आपके साथ नहीं है। जिस तरह जो क़ुव्वत जो ताकत आपकी चंद माह पहले हुआ करती थी, इस वक्त ज़ाहिर है PDM उतनी फ़ाल और मौसर नहीं दिखाई दे रही। तो क्या इस ग्रुप को एक ऑप्शन के तौर पर आप लोग रख रहे हैं अपने सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो और साथी हैं उनको भी सलाम के तौर सारे जो लोग सुन रहे हैं, मैं आपने बात की PDM की कमजोरी की, तो मैंने कहा PDM का एक सोच फिक्र था और अभी वो सोच फिक्र आवाम का सोच फिक्र बन चुका है, पूरे पाकिस्तानियों का सोच फिक्र बन चुका है कि इस मुल्क पर में फ्री एंड फेयर इंतखाबात होने चाहिए और वही जो कठपुतली है उससे जान छुड़ाना चाहिए। तो अभी उसमें कमजोरी नहीं है और ज्यादा ताकत आई है। और मैं आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की, तो जहांगीर तरीन साहब या उसके ग्रुप के साथ राबिते हम करें न करें, मगर इससे तो ये बात और मजीद वाजे हो गई कि न तो इमरान खान के साथ पार्लियामेंट है, न उसके साथ आवाम है, न उसके साथ कोई और है। आपने देख जब उसकी अपनी पार्टी डिवाइड हो गई, उनमें दो ग्रुप्स बन गए, उनका अपना एक सोच फिक्र है। उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर का भी कि हमारा अपना पार्लिमानी लीडर और सीटें होने चाहिए नेशनल असम्बली में भी और पंजाब में भी। तो मुझे उस बेशरम का पता नहीं लग रहा है कि वो किस लिए उसके साथ चिमटा हुआ है कि न तो आपके साथ पार्लियामेंट है, न आपके साथ अवाम है। अभी आप देख रहे कराची में देखो कि उसकी नंबर आखिरी नंबर पर चली गई। जो सीट जीती थी वो दूसरा नंबर नहीं, कोई पहले दूसरे पर आ जाए, तीसरे पर आ जाए। अवाम ने इस तरह मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया कि आखिरी सिरे पर फेंक दिया। इस तरह पूरे पाकिस्तान में देखे तो न तो उसके साथ अवाम है और अभी उसके साथ पार्लियामेंट भी नहीं है। तो ये एक मैसेज वो जहांगीर तरीन वाले जो लोग हैं उनसे ये बात तो वाजे हो गई कि इमरान के साथ अभी पार्लियामेंट भी नहीं है, वही लोग भी नहीं है जो जिन्होंने उसको वोट किया था जिस तरीके से किया था। लेकिन अमीर मुकाम साहब, जिस तरह आप लोग इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगाते थे, एकतरफा एहतसाब की बात करते थे, मगर वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। जहांगीर तरीन साहब का ये ग्रुप सामने आने से उस एकतरफा एहतसाब का इल्जाम तो हुकूमत पर से आपके ख्याल में हटना नहीं चाहिए कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का एहतसाब भी ऐसा किया कि वो ग्रुप बनाने पर मजबूर होगा। उसका कोई अपना इशू होगा, ये हमें पता नहीं है। वो जहांगीर तरीन को पता होगा, इमरान खान को पता होगा। एहतसाब का तो इमरान खान को सबको पता है कि उसका किस तरह डबल स्टैंडर्ड और डबल मायार का एहतसाब है। तो एहतसाब अगर है तो आपके साथ तो इतने इश्यूज में अभी KPK से आपके साथ लाइन पर हो
तो या आप ही दे के बिलियन ट्रीज दे के, दूसरे स्कैंडल दे के उसका, या जो मेट्रो जो चीज बनाई है जो 30 अरब से 130 अरब बन गई उसका देख ले, उसका फॉरेन फंडिंग केस देख ले। अगर वो इतना दलेर है और एहतिसाब अकाउंटेबिलिटी की बात करते तो फिर डट कर उसके सामने खड़े हो जाए, इलेक्शन कमीशन में जाए, हिसाब किताब देखे कि पैसे किधर से है और किस तरह है। आमिर मकाम साहब तो सबको मालूम है कि जाली एहतिसाब है। तो आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए जहांगीर तरीन साहब का एहतिसाब, फिर हुकूमत को क्या खत्म कर देना चाहिए? एहतिसाब तो और बात, सबके एहतिसाब होनी चाहिए, इमरान खान की भी होनी चाहिए। अगर आप इमरान की इस एंगल से आप लेना चाहते हैं कि वो सबके साथ एहतिसाब कर दे, पहले तो अपने आप और अपनी बहन से शुरू करके, पहले तो अलीमा खान और इमरान खान अपने आप से शुरू करें कि सारी दुनिया कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का सामना करे, तो उसका सामना करे, वही जाए, उसका हिसाब किताब दे दे कि पैसे किधर से आए, किसने भेजे, किस मकसद के लिए भेजे। तो वही बात तो जाली साबित हुई है ना। ये केपीके में उनकी 8वां साल है, या जो बड़े बड़े स्कैंडल है, मेगा स्कैंडल, तो उनमें उसकी अकाउंटेबिलिटी करे, जो सारे लोग कह रहे हैं और सारे पाकिस्तान कह रहे हैं, सारे केपीके कह रहे हैं, उसको आगे लेके आए तो फिर आप जाइए, तो उसका अपना कोई इशू होगा, जो भी इशू है वो जहांगीर को पता होगा, इमरान खान को अच्छा, पता होगा। आपकी नजर में दोनों का अपना कोई इशू है, ठीक है। आमिर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। आमिर मकाम साहब, जरा उवैस कादरी शाह साहब, ये क्या आप लोग साल 2 साल पहले सबसे ज्यादा जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया करते थे कि इमरान खान साहब उनका एहतसाब नहीं कर रहे, हुकूमत जहांगीर तरीन का एहतसाब करे। अब जब उन्होंने एहतसाब करना शुरू किया तो अब आप देखें अपोजिशन का मौक़िफ़ बदल गया कि वो उनका आपस का कोई मसला है, वो एहतसाब तो सबके लिए होना चाहिए। एक आगाज़ तो किया ना हुकूमत ने अपने ही लोगों के एहतसाब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, देखिए मैं बात सुन रहा था आमिर मुकाम साहब की, उससे पहले भी जो मेरे भाई बोल रहे थे उनकी भी मैंने चंद आखिरी गुफ्तगू सुनी, थोड़े अल्फाज सुने। देखिए अब इसको आप एहतसाब कहेंगे या प्रेशर टैक्टिक्स कहेंगे। अगर एहतसाब करना होता तो ये 2 साल पहले ही शुरू हो चुका होता, जब शुगर स्कैंडल का, चीनी के स्कैंडल की बात हुई और बहुत रिपोर्ट्स भी मंगवाई गई, पीएम साहब ने नोटिस भी ले लिया। नोटिस के बाद चीनी तो मार्केट से गुम हो भी गई, लेकिन पाकिस्तान से जहांगीर तरीन साहब भी गुम हो गए। अगर वो एहतसाब करना था तो उस वक्त शुरू हो सकता था। अब ये जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं तो ये दाद भी नहीं दे सकता तरीन साहब को कि उन्होंने हिम्मत जुटाई है और ये ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस वक्त तक ये मौमा बना हुआ है कि ये होगा क्या, किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है। या मुझे तो ये समझ में आ रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, कुछ लेना और कुछ देने का कोई मसला है जो 2 साल से अटका हुआ था। कुछ अरसे वो बाहर थे, उनको फिर बुलाया गया यहाँ पे और फिर उन पे ये प्रेशर के ऊपर प्रेशर दिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, वो उन पे प्रेशर डेवलप कर रही हैं, वज़ीर आला पंजाब उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, नैब की तरफ से, FIA की तरफ से। अब ये क्या उनसे निकलवाना चाह रहे हैं, क्या उगलवाना चाह रहे हैं, क्या बटोरना चाह रहे हैं, ये बात तो अमीर मकाम साहब की इस हद तक ठीक है कि इन दोनों को पता है। अब अगर कहेंगे कि ना अहल तरीन पहले कहा जाता था, अब तरीन अलग हुआ और ना अहल अलग हुआ, अब देखते हैं कि इन दोनों में से बाजी कौन जीतता है। अब ये पता चल जाएगा कुछ दिनों में। इसका ड्रॉप सीन बहुत जल्दी होगा, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अगर वाकई जहांगीर तरीन साहब ने और ये मालूम उनको यकीन हो गया कि वो गलती पर थे और उन्होंने जो कुछ किया वो गलत था और वो PTI से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, और वो PTI के जो उनके गलत काम हैं, जो उन्होंने गलत वादे किए, जो वो झूठ बोलते हुए आ रहे हैं, उनकी नाकिस पॉलिसियों से वो तंग आ गए हैं और वो वाकई अवामी राय का एहतराम करते हुए ये ग्रुप उन्होंने बनाया है और वो अवाम के उन मसाइल को उजागर करना चाहते हैं। प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में और नेशनल असम्बली में भी उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर भी बना दिए। तो देखिए ये कुछ दिनों में बिल्कुल वाजे हो जाएगा। लेकिन अभी क्या समझिए एहतसाब सही हो रहा है? शाह महमूद, आप ये समझते हैं कि दुरुस्त एहतसाब हो रहा है, नहीं हो रहा? और ये जो ग्रुप उन्होंने बनाया है ये अवामी उमंगों की तर्जुमानी में नहीं बनाया। वैसा भी एक जुमला मेरा सुन लीजिएगा। नाम पर धौंस, जबरदस्ती, गुंडागर्दी, जब एहतसाब शुरू हुआ, उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने ये ग्रुप बनाया। उससे पहले उन्हें अवाम का नहीं ख्याल आया। ये ग्रुप तो उसके बाद तश्कील में पाया जब उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज हो गया, तो प्रेशर के तौर पर बनाया। देखें अरबाब साहब, मैं ये वाजे कर रहा हूं जिसकी आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, एहतसाब जो है वो सिर्फ उन अपोजिशन पार्टीज के लिए है या जो PDM में है या PTI की अपोजिशन में काम कर रही है इस मुल्क में। एहतसाब, गुंडागर्दी, धौंसगर्दी, गालम गलोच, नैब गर्दी, ये सिर्फ उन पार्टीज के लिए है। अगर जहांगीर तरीन का ये एहतसाब आप जो कह रहे हैं कि ये अगर उन्होंने एहतसाब करना शुरू किया तो क्या 2 साल से खान साहब सोए हुए थे?
कौन सी नींद में सोए हुए थे? कहाँ थे वो उनके चवल वजीर जो उनको पहले नहीं बता रहे थे कि जी एहतसाब तो 2 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए, क्यों छोड़ रहे हैं आप इसको यूके जाने के लिए? वो बाहर भी चला गया, वो मुल्क में अपनी मर्जी से आ भी गया। देखिए ये सिर्फ उनकी प्रेशर टैक्टिक्स है, जो ईमानदारी का अलाप जपता रहता है खान साहब कि मुझसे ज़्यादा ऑनेस्ट कोई नहीं है, मैं एनआरओ किसी और को नहीं दूंगा, मैंने ये कर दिया, पूरी दुनिया को चोर कहने वाला अब तो चोर उसके घर में बैठे हैं। और आप क्या कहेंगे? क्या एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है, आपके नाजरीन को सुनाता चलूं, अ मैन इज नोन बाय हिज ओन कंपनी, जिसके इर्द गिर्द सारे चोर बैठे हैं। अभी तो स्कैंडल पे स्कैंडल खुल रहे हैं, और जो स्कैंडल की जब कड़ी जाके मिलती है तो वो खान साहब के करीबी दोस्त। अब अगर एक बंदे के सारे दोस्त ही चोर हैं तो वो कौन सा पारसा होगा? देखिए ये बातें ना करें, ये अब ये भांडा फूट गया है। अब पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि वो कंटेनर पे खड़े होकर डांस करने वाले, वादे करने वाले कुछ और थे। वो जो वहाँ पे डांस किया गया और वादे किए गए, नारे लगाए गए, वजीर आजम हाउस में आके सारी चीज़ें भूल गए, वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इस वक्त हमारी ना इक्तिसादी पॉलिसी बची है, ना मौशी पॉलिसी बची है, ना फॉरेन पॉलिसी बची है। ठीक है, अब ये प्रेशर ग्रुप तो ज़ाहिर बन गया। अब देखते हैं कि आप ग्रुप की फतह होती है, हुकूमत जीतने में बाजी कामयाब होती है। लेकिन अभी गुफ्तगू के आगाज़ में कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी, अमीर मुकाम साहब ने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की थी। तो हुकूमत भी अब इस वक्त ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाह रही है और बज़ाहिर ऐसा चाहती है कि अगले इलेक्शन गुज़िश्ता इलेक्शंस के मुकाबले में साफ शफाफ हूँ। तो फिर अपोजिशन जमाते हैं, क्योंकि उनका भी मौक़िफ़ ये क्यों साथ नहीं दे रही। कामरान साहब आपकी इजाज़त से पहले मैं अमीर मुकाम से इस पर राय ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अमीर साहब, तो अब तो खुद हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए इस निज़ाम को साफ और शफाफ बनाना चाहती है, फिर आप लोग, आपकी जमात अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, क्यों साथ नहीं दे रहे हुकूमत का इस सिलसिले में? मुल्क इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं, एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर चाहिए, एक ईमानदार पार्लियामेंट चाहिए, अवाम की वोट से मुंतखब लोग चाहिए। और इमरान खान की वही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमने डस्का में देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि उसके और उसकी पार्टी ने किस तरह क्या किया, कुछ नहीं किया। तो सबके सामने है कि वो कितना फ्री एंड फेयर और इस पर ईमान अकीदा। अमीर साहब, आप पाकिस्तान डस्का की आप क्या बात कर रहे हैं? आपने तो कराची में पीपल्स पार्टी पर भी धांधली का इल्जाम लगा दिया था। रखने वाला वजीर आजम चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन इधर हो गया उधर हो गया, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उसकी इख्तियार है जिस तरह करना चाहे फ्री एंड फेयर। मगर वही चाहिए कि जिसमें ये जज्बा हो, जिसमें ये सोच हो, जिसकी ब्रेन के सारे खाने दिमाग के काम करे, अवाम की फलाह का खाना भी उसमें खुला हो। तो इमरान खान की तो वो एक खाना है इंतकाम का, किसको अंदर करो, किसका क्या करो, वो एक रट्टा तकरीर आज मैं दोबारा सुन रहा था। वही जो गोटा रट्टा लगाए हुए है उसे 1 इंच आगे होता है न पीछे होता है, जो कंटेनर पर करता था वो आज भी कर रहे हैं। मुल्क का जो भी बेड़ा गर्क हो गया उसका कोई काम है नहीं कि आम आदमी की क्या हाल है, मुल्क की मईशत का क्या हाल है। किसी वजीर को किस बंदे में गट्स है कि मैं उसको लाओ, 4 वजीर खजाना तो उसने चेंज किए, जिसको लाते कहता है ये बिल्कुल जबरदस्त है, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया। उसके अपने वजीर खजाना ने कहा है कि 4 साल तक इस तरह इस्लाहात नहीं हुए तो पाकिस्तान का नाम और निशान ही नहीं होगा। तो उसको वही सोच लेना चाहिए, ये बात उसकी ज़हन से निकलता नहीं। सियासी इंतकाम और मुखालिफिन को अंदर कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो इसका मतलब अमीर मुकाम साहब, इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में काम करने वाले इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में हुकूमत कोई भी काम करती है तो अपोजिशन जमातें नहीं साथ देंगी उनका, हुकूमत का। मतलब अपोजिशन जमात है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कौन साथ नहीं देगा? हर एक साथ देता है, मगर उससे कोई इलेक्शन हो इमरान खान की तो मैंने आपको दिखा दिया ना, उसने जो इलेक्शन वही कर दिए पंजाब में, खासकर डस्का में, दूसरी जगह तो पूरे अवाम ने देख लिया कि उसकी कितनी ईमानदारी थी और कितनी हानिस्टी थी और उसने क्या किया, कुछ नहीं किया। इमरान खान को लोग जानते हैं, अगर वो पहले से कोई इस तरह अच्छा काम करता, सही अकाउंटेबिलिटी करता, एहतिसाब करता, अपने आप को पेश कर देता, यानी जहाँ जो जमात जीत जाए वहाँ वो कहती है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर था, और जो जमात हार जाए वो धांधली का इल्जाम लगाती है। अमीर साहब, मैं आपकी तरफ जरा वापस आता हूँ। अमीर साहब जरा रुकिएगा, आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। कामरान साहब, नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त हुई, वहाँ अपोजिशन जमातें कहती हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। अभी कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, नून लीग हारने वाली जमात ने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा दिया। डस्का में दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही थी। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता क्या है? जहाँ जो जमात जीत जाए वो उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और जो जमात हार जाए वो उसके लिए धांधली ज़्यादा इलेक्शन है।
सकती हैं, ऐसा नहीं है। ये कल्चरल मामला है। ये एक तो हम जो है ना शिकस्त जो है ना वो कल्चरली जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि ये एक्सेप्ट करनी चाहिए। डेमोक्रेसी के साथ जो है ना ये एक चीज़ जो इसके साथ लिंक है वो ये है कि अगर आप हार जाएं तो आपको खुशदिली से जो है उस हार को कबूल करना चाहिए। ये हमारे यहाँ जो है ना अब तक पाकिस्तान में ये इशू है, मौजूद है, और इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते और ये बहुत गलत है। उसके साथ दूसरे इशू जो है इनको बिलो पॉवर्टी अगर मामला चला जाए तो वो फिर जो है वहाँ पे पैसा इस्तेमाल होता है, ये भी इशू है। एजुकेशन भी एक इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं। ये आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो जिक्र कर रहे थे, ये देखिए RTS आपका किस तरह से बैठ गया। जब इन्होंने बिठाना था उसको बिठा दिया, जब इन्होंने खड़ा करना होता है तो उसको खड़ा कर लेते हैं। ये जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जो बात कर रहे हैं, जब ये आप जो है ना ये उस तरह जो है उनके हाथ में दे देंगे तो वो इससे क्या करेंगे कि वो जो जहाँ पे जो है ना 19-20 का फर्क होगा, जहाँ पे जो है ना वो जो माइनर जो है ना वो कोई डिफरेंस होगा, उसको जो है ना वो उन्होंने वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो है ना वो निकाल देना है। आज तक पाकिस्तान में मुझे एक ऐसा केस याद नहीं है जहाँ पे ट्रिब्यूनल में हमने अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक किसी धांधली को स्टैब्लिश किया हो। ये जितने भी ये केसेस जो फैसला होते हैं ट्रिब्यूनल से जो अनडू होते हैं, उसमें ज़्यादातर केसेस वो होते हैं जहाँ पे वो क्वालिफाई नहीं करता था, उसने कोई चीज़ जो है ना उसके फॉर्म गलत फिल हुए थे, उसने कोई कंसीलमेंट की, इस तरह की चीज़ों पे टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जो है ना वो मामला तो हुए हैं। मगर कि जी ये 1000 वोट कहाँ से आया था, वो 1000 वोट आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। अब फर्ज कर लीजिए कि अब कहीं पे 19-20 का फर्क चल रहा है और वो सारे के सारे वोट जो है ना वो आपकी स्टैब्लिशमेंट ने जो है ना इंग्लैंड में डलवा दिया और वो फर्क जो है ना वो निकाल दिया। फिर आप उसके बाद वो इंग्लैंड में से जो है ना वो आप साबित करते रहिए कि इंग्लैंड में जो है ना ये वोट जो है वो आपकी एम्बेसी से या कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो है ना वो या वहाँ पे फर्ज हुआ है और ये असल में जो है ना वो ए जीता हुआ था, बी को गलत तौर पे डिक्लेयर किया गया। तो ये सारा कुछ जो है ना वो उसी तरह से तरीका वारदात वही है इस मुल्क में, खाली नाम उसके बदली हो जाते हैं। कभी RTS हो जाता है, कभी जो है ना फलाने की निगरानी में इलेक्शन होना हो जाता है, कभी जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाती है। हमको अपना रवैया तब्दील करना होगा। हर शख्स को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अल्लाह के बाद जो है हाकिमियत तमाम की है। ये जिस दिन हम इसके ऊपर जब हमारा यकीन आ जाएगा, जिस दिन हम बिलीव करने लग जाएंगे, ये मुल्क की डायरेक्शन सीधी हो जाएगी, ये मुल्क तरक्की की तरफ सफ़र करना शुरू कर देगा। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे हर ताकतवर तबके ने, हर ताकतवर हल्के ने, हर ताकतवर पेशे ने कब्जा किया हुआ है। उन्होंने मोनोपोली है उनके पार्टी, ठीक है, और वो जो है ना वो इक़्तिदार छोड़ने पे तैयार नहीं है। ठीक है, तो एक मजमूई तासुर अपोजिशन जमातों का ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहत के मामले पर अपोजिशन जमातें इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर बज़ाहिर तैयार दिखाई नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी की इस पर राय रह गई है। ओवैस कादिर शाह साहब से पीपल्स पार्टी की भी राय जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर आपकी राय जानेंगे और फिर PDM में पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल है, क्या पीपल्स पार्टी वापस आएगी, नहीं आएगी, किन शराइत पर आएगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान नुसरत साहब, ओवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले अमीर मुकाम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अमीर मुकाम साहब को शुक्रिया अदा करते हैं, वो ब्रेक तक हमारे साथ थे। तो ओवैस कादिर शाह साहब, ये हर जमात बात करती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अभी कराची में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, आपकी जमात ने इलेक्शन जीता, नून लीग ने आप पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहती है। अब इस पर पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? अभी तो इस हुकूमत के 2 साल बाकी हैं। PDM में कहीं कोई ऐसे आसार नहीं दिखाई दे रहे कि वो हुकूमत गिराने में फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में कामयाब होगी या नहीं। तो इस इंतखाबी इस्लाहात के अमल का हिस्सा बनना चाहती है पीपल्स पार्टी या दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से आपने भी ना ही करनी है? देखिए अरबाब साहब, सबसे पहले जो आपने इंतखाबी इस्लाहात की बात की, उसमें आप देखिए ये इस हुकूमत की सबसे पहले सीरियसनेस होनी चाहिए। जो फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, इनकी सीरियसनेस का आलम यह है कि ये कहते हैं कि वो स्पीकर नेशनल असेंबली के सरबराही में एक कमेटी बना दी है, उस पर आप इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात कर लें। देखिए आप कमेटी इतने कमज़ोर आदमी की सरबराही में बना रहे हैं जिसके हाथ में तो किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर निकालना भी इसके हाथ में नहीं है। अगर इमरान खान साहब असेंबली में खड़े होकर कह देते हैं, सबको स्पीच वो याद होगी कि अब किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकलेगा जब तक उनकी इजाज़त नहीं होगी, तो किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर भी स्पीकर नहीं निकालता जबकि वो स्पीकर की सवाबदीद है, नेशनल असेंबली के स्पीकर की ये सवाबदीद है। वो किसी का भी प्रोडक्शन ऑर्डर जो जेल में है उनको बुला सकते हैं सेशन के लिए। अब ऐसे आदमी की सरबराही में कमेटी में तो कोई पार्टी नहीं जाएगी।
देखिए, आपने कहा कि इलेक्शन में धांधली, इलेक्टोरल प्रोसेस का जो रिफॉर्म्स है उसका हिस्सा सब बनना चाहेंगे, लेकिन क्यों नहीं खान साहब खुद बैठते, उस कमेटी का हेड क्यों नहीं करते खुद उसको? सारे पार्टी के हेड्स को बुला लें। क्यों उनमें इतना डर और खौफ क्यों है? क्या वो सामना नहीं कर सकते दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का? कब तक ये इंतशार और दुश्मनी और बदले की सियासत चलती रहेगी? ये हमारा मुल्क है, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। अगर वो उनके साथ बैठ जाएं, एक 10-12 हाई लेवल कमेटी बन जाए जिसको हेड खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करें, तो मेरे ख्याल से जो भी पॉलिटिकल सेंस रखने वाले सारे पार्टी के लीडरान उसमें शिरकत करेंगे, अपनी राय देंगे। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आएं या कोई दूसरा डिवाइस इंट्रोड्यूस करवा दें, लेकिन पता तो चले कि आप करना क्या चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं। एक मशीन मतलब आप उठा के बुनियादी एतराज उसको कौन ऑपरेट करेगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ये राइज करना चाह रहे हैं, बुनियादी एतराज उस पर नहीं है, कमेटी के हेड पर बुनियादी एतराज है। मुझे देखें मुझे एक चीज कंप्लीट करने दें। आपने सवाल किया, मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपका। आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन ला रहे हैं, किसी को पता नहीं कि उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है, कौन उसको ऑपरेट करेगा, कौन उसकी अपलिंक करेगा। आपने इदारों को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है, आपने इदारों को इतना खराब कर दिया है कि कोई उन पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जब तक आपके कहने पे चलता था तब तक वो खुद मुख्तार था, अच्छा इदारा था। जब आप इलेक्शन हार गए तो आप उस पर बरस पड़े। और आप देखें, आप इदारों को मजबूत करें, आप अपने सिस्टम को मजबूत करें। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तो बाद में बात आती है, पहले उन रिफॉर्म्स को तो लाएं, सबको साथ बैठें तो सही, लेके बैठें तो सही कि आखिर हमें फ्यूचर में करना क्या है। और आपने एक शुरू में बात की अपने क्वेश्चन में कि जब कोई भी हार जाता है तो वो इल्ज़ाम लगा देता है कि जी मेरे साथ धांधली हुई है। तो मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं, 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2013 में जब इलेक्शन हुए, किस तरह भी हुए, कैसे भी हुए, किसी और पार्टी की अक्सरियत आ गई तो प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली खान जरदारी साहब थे। किस तरह स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ, अच्छे तरीके से जिसने अक्सरियत ली उसके हवाले हुकूमत कर दी गई। एक पॉलिटिकल प्रोसेस को पूरा किया गया, जो प्रोसेस था बाय लॉ, पूरे प्रोसेस को जरदारी साहब ने कहा कि ये आरओ के इलेक्शन से, उसके बाद जरदारी साहब का बड़ा मशहूर जमाना बयान है कि उन्होंने, देखें, अगर कुछ भी कहा गया लेकिन उसको एक्सेप्ट किया गया कि अगर अवामी राय ये है, पूरे मुल्क ने अगर वोटिंग की है, पूरे लोगों ने वोट दिया है, अगर कहीं पे कुछ 19-20 भी है लेकिन उसका एहतराम करते हुए स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलता। आप मुझे बता दें, जब से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया है इस तरह कभी किसी के पास हुकूमत ट्रांसफर हुई है? ये कभी आपको रिकॉर्ड नहीं। और बात आ जाती है अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखें, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक आला इमरान खान साहब को चेक करे कि क्या उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। सबसे पहले तो उनको इलेक्ट्रॉनिक आलात की ज़रूरत है, उनको मशीन की ज़रूरत है, उनको डिवाइस की ज़रूरत है कि वो बोलते एक चीज़ हैं, करते दूसरी चीज़ हैं और करने तीसरी चीज़ जा रहे होते हैं। पहले तो वो खुद अपने आप की सीरियसनेस को इंश्योर करवाएं कि वो वाकई सीरियस हैं, कि वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स को उस पर डिस्कस करना चाहते हैं, उसको आगे लेके चलना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं। तो सारी पार्टीज के जो लीडरान हैं उनको बिठाएं, उनको दावत दें। चलें, अब ये सबको साथ बैठने की जरूरत है। और इसके लिए पीडीएम का जो मुस्तकबिल में उस पर भी सवालात आप लोगों से करता हूं, लेकिन जरा आप लोगों से 2 मिनट लेके नुमान लंगड़ियाल साहब मेरे साथ इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप के एक अहम और सरगर्म रुकन मौजूद हैं। जरा उनसे ये पूछ लूं मैं कि वो क्यों इस ग्रुप को बनाने पर मजबूर हुए। नुमान साहब, आपको भी वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। क्यों ये ग्रुप बनाया गया, इसका मकसद क्या है? देखिए मेरे भाई, ग्रुप एज सच बना नहीं था। ये तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि तरीन साहब पर अचानक 3 FIR कट गई और उन FIR को जब हमारे इल्म में आया तो हमने जाके जो उनके करीबी दोस्त थे, जो उनके साथी थे, जिन पर उन्होंने मेहरबानियां की थी, जिन पे 18 के इलेक्शन में उन्होंने उनकी मदद की थी, ये वो लोग थे जो अपनी मोहब्बत में और उनके प्यार में वहाँ उनके पास गए और उनसे दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये तो टोटली तौर पर विक्टिमाइजेशन है, इसमें तो किसी तरह की कोई हकीकत नहीं है। तो इस बेस पे जब हम सारे इकट्ठे हुए, हमारा मतलब कि हम इसको आप हम ख्याल कह रहे हैं या एक ताल्लुक कह रहे हैं, उस बेस पे हम सारे इकट्ठे हुए और हमने जाके उनके साथ इज़हार यकजहती किया और वो एक रूटीन मैटर था। जब उस सिलसिले को आगे चलते देखा और मामला आगे चले, PM साहब से भी मुलाकात होगी, उनके गोश गुजार भी हमने कर दिया,
कि ये मामला इस तरह नहीं है जिस तरह ये दिखाया जा रहा है। तो उसमें पीएम साहब ने हमारे साथ बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि किसी तरह भी तरीन साहब को विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा, उनके साथ ज्यादती नहीं होगी, और उसी चीज को लेके हम होके अपने वापस आ गए। अब जब एक मामला चल रहा था उसमें हम सारे मुतमिन थे कि ठीक है, जिस तरह तारीखें पढ़ रही हैं हम अपनी इज़ार यकजहती अपनी मोहब्बत में जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें महसूस ये होना शुरू हुआ कि जो तरीन साहब के साथ दोस्त चल रहे हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, उनके लोकल पॉलिटिक्स किस चीज में कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है? नुमान साहब, कैसे महसूस हुआ आपको? क्या एक्ट हुकूमत ने ऐसा किया कि आपको महसूस हुआ? देखिए मेरे भाई, जो एमपी होता है, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, उसका टोटली तौर पर प्रोविंशियल इदारों के साथ एक लाइजॉन होता है, उनका एक ताल्लुक होता है, उनका डेली की एक रूटीन होती है। जब आपकी मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ कोऑपरेट ना करे, आपको इग्नोर करे, आपको डिग्रेड करे, तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं जब कोई भी एमपी सोचने पे मजबूर होता है कि उसे इस तरह नजरअंदाज किया जाए। तो नुमान साहब, ये शिकायत या एतराज़ ये आपने वज़ीर आला पंजाब तक पहुंचाया, कोशिश की? ये मेरे भाई बिल्कुल हमने मतलब कि वक्त फसन हमारे साथियों ने पहुंचाया भी, बताया भी, लेकिन मैंने वही बात आपको की है ना कि ये चीजें नजरअंदाज की जा रही थी और इसको इस तरह इस रंग में लिया जा रहा था कि पता नहीं हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि तरीन साहब के साथ चल रहे हैं। तो नुमान साहब, ये तो पंजाब की तक बात हो गई, फिर ये विफाकी साइड पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ या कौमी असम्बली में फिर ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? वहां भी आपने अपना अलग नुमाइंदा नामजद कर दिया। देखिए मेरे भाई, इनफैक्ट नुमाइंदा तो आप ये कह लें कि स्पोक्स पर्सन है ये। अच्छा। मतलब कि जो भी किसी भी मेंबर के साथ कोई किसी तरह से उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है या किसी तरह उसे इग्नोर किया जा रहा है, उसकी निशानदेही के लिए एक ऐसा बंदा हमने मुख्तस कर दिया कि जो कि निशानदेही करेगा, सीएम को करे, पीएम को करे कि जी इस तरह इसके साथ ज्यादती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। यानी आप लोग का एतराज सिर्फ ये कि इग्नोर आप लोग किया। नुमान साहब रुकिएगा, एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, नुमान साहब की बात नहीं ली होगी, सब कुछ आपकी समझ भी आ गया होगा, क्या इनको शिकायत है? अब जवाब क्या आपके पास इनकी तमाम शिकायतों का, ये जो इग्नोरेंस आप लोगों की तरफ से चल रही थी इनके लिए? जी बहुत शुक्रिया। असल में तो जी नुमान साहब तो खुद हुकूमत हैं, खुद हुक्मरान हैं, सूबाई वजीर हैं। मेरे जैसा कोई कारकुन अगर कोई एतराज़ करे तो मेरा ख्याल है कि फिर तो ठीक है। और जहांगीर खान तरीन साहब खुद तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, उसके मेहमारों में शामिल हैं, तो वो तो खुद ज़ाहिर है इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उन्हें सारे क़वायद व ज़वाबित का उसूल जो हैं उन सब चीज़ों का पता है। और बात तो शुरू हुई थी कि उनका कोई मुकदमात हैं जिसके ऊपर उन्हें इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा, तो चुनांचे ये सारे भाई जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि यानी एक पार्टी ही के जिम्मेदार आदमी को अली जफर साहब को कह दिया था कि आप ये सारा मामला देख लें और फिर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर दें। अभी मेरी मालूमात के मुताबिक तो अभी वो काम हो रहा है, सही, उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई। और बाकी तो जी सारे दोस्त या वफाकी वजीर हैं या सूबाई वजीर हैं या सूबाई पार्लिमानी पार्टी पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं या उसी हुकूमत का हिस्सा हैं जो पौने 3 साल से चल रही है। यानी एक आध दिन में मुझे तो समझ नहीं आया कि इनके एतराज़ात क्या हैं, इसलिए कि ये तो खुद देखा ना जी, जो आदमी खुद जिम्मेदार रहा हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसका एतराज़ तो मैं नहीं समझ पाया अभी तक क्या एतराज़ है। अलबत्ता अगर चंद दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ी चले आपकी एजाज साहब नहीं समझ आ रहा, एक हम कोशिश करते हैं कि एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू जाने और कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछे कि उनको ये एतराज़ समझ आ रहा नहीं आ रहा। कामरान साहब, आप भी ज़ाहिर सियासी मामलात पर, कानूनी मामलात पर आपकी बड़ी गहरी नज़र और गिरफ्त है। जहांगीर तरीन ग्रुप का एतराज़ हुकूमत से है क्या? हुकूमत को तो नहीं समझ आ रहा, आपकी समझ आ रहा है? देखिए, मुझे भी समझ आ रहा है, चौधरी साहब को भी समझ आ रहा है, वज़ीर साहब को भी समझ आ रहा है, हम सबको समझ आ रहा है। जो कुछ भी है पाकिस्तान के अवाम को भी इवन समझ में आ रहा है।
और आज ये कह रहे हैं कि हमको नहीं समझ आ रहा, मगर जब फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये बजट में अगर इन्होंने सपोर्ट न किया तो ये कहेंगे कि हमको समझ आया है और इसके पीछे कौन है। ये उस वक्त कहेंगे जब उसके बाद जो है ना वो बजट पास नहीं करवा सकेंगे, और अगर मीनवाइल बन गए तो फिर जो है ना मामला सीधे हो जाएंगे। तो ये बात जो है ना ये बनने या ना बनने की बात है। इस वक्त ये बजट का जो लम्हा है, ये बजट का जो महीना है, ये सब कुछ जो है ना इस बात को क्लियर कर देगा। उसके बाद चौधरी साहब को भी बात समझ में आएगी और वो उसको बल्कि समझ में तो अब भी आ गई है, उसके बाद उसको खोल के बयान करेंगे, बाकी दोस्त भी इसको खोल के बयान करेंगे। तो ये अब वो अल्टीमेट जो है ना उसमें आ गया है और आपको भी समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। पाकिस्तान के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उनको ये बातें समझ ना आ रही। ठीक है, अब ओवैस कादिर शाह साहब आखिर में आप भी समझा दीजिए कि आपको क्या समझ आ रहा है, आपकी समझ भी हम समझ जाएं ज़रा। देखिए, मैं कामरान साहब की बात को इस तरह आगे लेके चलूँगा कि ये वज़ीर साहब तो अच्छी तरीके से समझते हैं, और ये जो भाई मेरे ने थोड़ी देर पहले बात की, समझ में बहुत अच्छी तरह उनको भी आता है। समझ तो सारी दुनिया रही है इस चीज़ को, पूरा मुल्क रहा है, लेकिन हाँ, इस बेचारे अवाम को जो धोखा दिया गया 2018 में, अब वाज़े तौर पे हकीकतन उन्हें समझ आ गई है कि किन के कहने पे चले और उन्होंने क्या धोखा खाया। और अब जब अवाम ने आंखें खोली हैं और उनको पता चला है, तो कराची से लेके जितनी भी बाय इलेक्शंस हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उनका रिज़ल्ट इस बात की गवाही है कि वो इनके सारे झूठ को, सारे ड्रामे को, सारे स्क्रिप्ट को समझ गए हैं कि ये पार्टी क्या थी, किस तरह आई, किस तरह बैकडोर से लाए गए। अब देखें, जब चूचू का मुरब्बा होता है कि इनकी अपनी कोई वजूद था नहीं इस पार्टी का, आई और दूध का कुछ नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, देखें कितने वज़ीर ख़जाना हमारे लिए इन लोगों ने, सारे वज़ीर ख़जाना वही लिए हैं जिनको ये पहले क्रिटिसाइज़ करते थे और वो बहुत अच्छे होते गए, फिर वो बहुत अच्छे, फिर निकाल दिए गए, फिर वो अच्छे हो गए, फिर वो निकाल दिए गए, अब फिर हमारा वज़ीर ख़जाना इन्होंने ले लिया। देखिए, अब ये सारी बातें पाकिस्तान का अवाम समझ चुका है और उसका रिजल्ट इन दिल्ली इलेक्शनों के मध्य में पाकिस्तानी अवाम को अब सब समझ आ रही है। ज़िमनी इंतखाबात में इसके नताइज सामने आ रहे हैं और अगले आम इंतखाबात में इसके नताइज बड़े वाज़े सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आल साहब, एजाज चौधरी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, ओवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक अभी लेते हैं और ब्रेक के बाद PSL 2021 के मुस्तकबिल पर बात करेंगे कि PSL 2021 का मुस्तकबिल क्या है, इसका इनेकाद 2021 में ही मुमकिन हो पाएगा या नहीं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोरोना वायरस की वजह से PSL 6 को रोकना पड़ गया था, उस वक्त उसे मुलतवी किया गया। चंद रोज़ पहले खबर यह आई थी कि कराची के नेशनल स्टेडियम में इसके बकिया 20 मैचेस का इनेकाद किया जाएगा, लेकिन NCOC की तरफ से इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद UAE की हुकूमत से इस सिलसिले में रब्ता किया गया, वहाँ से इजाज़त मिली। लेकिन आज एक ऑनलाइन इजलास हुआ और कुछ ऐसी सख्त शराइत कोरोना SOPs के हवाले से और वैक्सीनेशन के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने रखी गई कि फिर शायद उनको ऐसा लगा कि UAE में भी इसका इनेकाद होना इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी भी सूरत हाल कुछ गैर यकीनी का शिकार है और अब ये मामला कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कल इस बात का आत्मी फैसला होगा कि UAE में इस टूर्नामेंट के बकिया 20 मैचेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और अगर नहीं होते तो फिर क्या 2021 में कोई और ऐसी विंडो नजर आती है कि जहां पर इसका इनेकाद मुमकिन हो सके। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। तो एजाज, इस पूरी सूरत हाल को आप ज़ाहिर डे 1 से कवर कर रहे हैं, कई गैर यकीनी की सूरत हाल इसमें आई हैं। आज एक बार फिर इजलास हुआ, इब्तिदा में खबर आई थी कि ये मैचेस मुलतवी हो गए गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, फिर एक और खबर आई कि शायद अब कल तक का इंतजार किया जाएगा और कल ये हतमी फैसला होगा। इस सूरत हाल की जरा वजाहत कीजिएगा, क्या मामला है? देखिए, इसकी बड़ी सादा सी इसकी वजाहत यह है कि जो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को बराह रास्त TV को देने हैं, वो जो 20-30 कैमरामैन हैं और इसके अलावा जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब का ताल्लुक इंडिया से है और ऑलरेडी वो पेड हैं। उनको उनके पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के तमाम पैसे जा चुके हैं, क्योंकि ये मीडिया राइट्स बिके होते हैं कि किस कंपनी ने प्रोडक्शन करनी है। सबसे बड़ी जो वजह आ रही है वो मुत्तहदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो इंडियंस प्रोड्यूसर्स और कैमरामैन पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करने के लिए वहाँ पे आएंगे, प्रोडक्शन करने के लिए,
वो डबल वैक्सीनेटेड होंगे तो हम उनको यूएई में उतरने देंगे। अच्छा। इसके अलावा वो इस बात पे मान नहीं रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग आज जब शाम को इजलास हुआ और इजलास से ये चीज़ सामने आई कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, तो उसके बाद फिर एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि उनसे ये मदद मांग रहा है यूएई की गवर्नमेंट से और अब स्पेशली अबू धाबी की गवर्नमेंट से कि अगर आप लोगों ने हमें इजाज़त दे दी है तो फिर मुकम्मल इजाज़त दे दीजिए, इनको बगैर वैक्सीन के आने दीजिए, क्योंकि वैक्सीन में 21 दिन का टाइम होता है और फिर जिस भी मुल्क के खिलाड़ी हों, चाहे कैमरामैन आ रहे हैं पूरी दुनिया से, पाकिस्तान सुपर लीग में कोचेस भी हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि उनको एक हफ्ते के अंदर या 4 दिन के अंदर किसी एक क्लिनिक में बिठाकर डबल वैक्सीन लगा के यूएई भेज दिया जाए। तो पीसीबी चाह रहा है कि वैक्सीन के बगैर इनको आने दिया जाए अब, और क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ये बात मान नहीं रहा, वो कैसे छोड़ दें, क्योंकि आईपीएल को भी अपने मुल्क में नहीं आने दिया। इस नुक्ते की भी वजाहत कर दीजिएगा कि ये जो सिर्फ भारतीय टेक्नीशियंस आने, जो सिर्फ भारतीय अमला आने, उस पर एतराज है यूएई को, या फिर ये एतराज ओवरऑल सारे टीम मेंबर्स के लिए, सारे कोचेस के लिए, सारे फ्रेंचाइज मालकान के लिए ओवरऑल ये एतराज है या सिर्फ इंडियंस पर ये एतराज है? देखें, जो क्रिकेटर्स हैं वो पिछले 6 महीने से उनको वैक्सीन लग चुकी है। पाकिस्तान सुपर लीग के भी तमाम लड़कों को वैक्सीन लगी हुई है, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को भी वैक्सीन लगी हुई है, कुछ को लाहौर में, कुछ को कराची में। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनका मसला नहीं है, ये खालिस्तान प्रोडक्शन कंपनी का मसला है। और यूएई और अबू धाबी की गवर्नमेंट ने पीसीबी को यहाँ तक कहा है कि आप लोग यहाँ हमारे कैमरे यूज़ कर लीजिए और उनसे मैचेस की आप कवरेज करवा के आपको टीवी के ऊपर बराह रास्त नशर कर दीजिए। लेकिन क्योंकि पीसीबी ने ब्लिट्स को और जो मीडिया कंपनी है जिसको राइट्स बेच रहे हैं, तो वो कहते हैं हम नए कैमरे लेकर नया प्रोडक्शन स्टाफ हायर नहीं कर सकते हैं, हमें $3 मिलियन ये कास्टली पड़ेगा। तो इसीलिए आज पीसीबी ने 3 ऑप्शन रखे। एक ऑप्शन ये रखा कि पाकिस्तान सुपर लीग को कैंसिल कर दिया जाए। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होगी फ्रेंचाइजेज के लिए, जो कि 6 सुपर लीग की टीमें हैं, उनको वो न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले मरहले की कास्ट पे करनी पड़ेगी, बल्कि खिलाड़ियों के जो पैसों का मसला होता है, इसमें क्रिकेटर्स का तो कोई कसूर नहीं है। तो ये नुकसान कहीं से कहीं चला जाएगा और फिर कोई विंडो भी फ्री नहीं है। अगर कोई विंडो होती, उस विंडो के अंदर गैर मुल्की प्लेयर्स आ जाते, जैसे मार्टिन गुप्टिल हैं या दीगर क्रिकेटर्स हैं, तो वो प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तरह का बर्डन यूएई के ऊपर डाल दिया है। और जैसे मैं आपको पहले सवाल के जवाब में बता रहा था कि यूएई के बारे में कहा जाता है कि उसने शायद अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है, और अगर वो इस तरीके से पीएसएल के ऊपर वैक्सीन की पाबंदी लगा देंगे कि वैक्सीन के बगैर कोई नहीं यहां उतरेगा, तो शायद फिर उनकी अपनी भी रिप्यूट खराब हो सकती है, क्योंकि वो इजाजत दे चुके हैं, लेकिन वो इजाजत का जो अगला हिस्सा है वो ही अलाउ नहीं करना चाह रहे हैं कि वैक्सीन के बगैर स्टाफ, अंपायर्स, स्कोरर, कोचेस और प्लेयर्स आ जाएं यहाँ पे। सही। तो इजाज, ये 3 ऑप्शंस आप बता रहे थे कि एक ऑप्शन तो ये है कि इसको कैंसिल कर दिया जाए पीएसएल को। अब ये दीगर 2 ऑप्शंस फिर क्या हैं? कहीं कोई विंडो ढूंढने की कोशिश की जाएगी इसी साल, कोई और वेन्यू देखा जाएगा? देखिए, जनवरी एक ऐसी विंडो थी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रेंचाइजेज ने सजेस्ट किया कि जनवरी होना चाहिए, लेकिन जनवरी के बाद फरवरी में आपने फिर अगला पीएसएल खेलना होता है, तो वो जनवरी के अंदर भी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। देखें, फ्रेंचाइजेज की मैं बात बताता हूँ, वो मुख्तलिफ पाकिस्तान, ये देखें, जब कराची में एनसीओसी ने इसकी इजाज़त नहीं दी तो ये फ्रेंचाइजेज ने ही पीसीबी को सजेस्ट किया कि इस इवेंट को आप यूएई ले जाकर आप मुकम्मल कीजिए। फ्रेंचाइजेज का सबसे ज़्यादा यहाँ स्टेक पर लगा हुआ है, उन लोगों के पैसे स्टेक पर लगे हुए हैं। पिछले साल भी उनको क्राउड के साथ, क्योंकि जो क्राउड से इनकम होती है वो पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजेज के ऑनर्स के अंदर वो रकम तकसीम होती है, तो और स्पॉन्सरशिप मनी वापस चली जाती है। ब्रॉडकास्टर्स की जो रकम होती है, अगर इंतजामिया इवेंट नहीं कराती है तो जो लोग किराए के ऊपर सामान लेके अपने मुलाजमीन को सैलरी दे चुके थे, जो कि इस वक्त ब्लिट्स का ये सबसे बड़ा दावा है कि हमें इंडिया से ही स्टाफ को बुलाना है, हम दूसरा कोई स्टाफ अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो ये इसमें माली नुकसान बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन तमाम तर जो इस वक्त जो पिक्चर है वो उसको मैं महदूद करके आपको बताऊं, अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेल्प सीख कर रहा है कि वैक्सीन के बगैर आने दीजिए, और वो कल शाम 5 बजे तक यूएई के सरकारी दफातर जब तक खुले हैं तब तक पीसीबी ने कहा है कि हम वेट करेंगे। अगर कल वैक्सीन के बगैर इजाजत नहीं मिलती तो सीईओ पीसीबी वसीम खान ने आज प्रेस रिलीज में वाजे बोला कि हमारे पास फिर मुलतवी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। सही। और वसीम क्या कोई लास्ट ऑप्शन है उनके पास? कोई ऐसी दरमियानी राह निकालने की नहीं कोशिश की गई कि वैक्सीन के 2 डोज होते हैं तो 1 डोज लगवाकर यहाँ आ जाएं, फिर ये 18 दिन का टूर्नामेंट है, वापस जाकर फिर वो दूसरा डोज भी लगवा सकें?
देखें, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने इसमें एक दिलचस्प सूरत हाल ये भी है, अगर ब्रिटिश होते या ऑस्ट्रेलियंस होते या न्यूजीलैंड से कोई स्टाफ आ रहा होता तो मे बी उनको किसी हद तक कोई हेल्प या मदद मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट दे देती, क्योंकि ये इंडिया से और साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं और ज़्यादा स्टाफ इंडिया है, और इंडिया के अंदर जो कोरोना की सूरत हाल है वहाँ पर उन लोगों को वैक्सीन लग ही नहीं सकती है। और अगर उन 50 लोगों को जो पाकिस्तान सुपर लीग की कवरेज के ऊपर आने हैं, अगर उन 50 लोगों को अलाउ भी किया जाता है तो इंडिया में रोला मच जाएगा और इस बात का शोर पड़ेगा कि भाई आपने सिर्फ 50 लोगों को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कैसे प्रिविलेज दे दिया है। सो वो मुमकिन नहीं है। अगर यहाँ पे छूट देनी है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेल्प करनी है तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात और ख़ुसूसन अबू धाबी की गवर्नमेंट ने उनको इसमें हेल्प करनी है। बाकी लाहौर और कराची के ऑप्शंस पे आज भी गौर किया गया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए NCOC ने यहाँ पे इजाज़त नहीं देनी है, क्योंकि अभी जो 9 दिन का लॉकडाउन था उससे सूरत हाल बेहतर तो हुई है लेकिन डर और ख़तरा बरकरार है। सो अगर अब नहीं होती है तो फिर ये डर है कि शायद पाकिस्तान सुपर लीग ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़ वसीम बाकी मौजूद थे। पूरी सूरत हाल की बड़ी वजाहत कि ज़ाहिर NCOC कराची का ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म कर चुकी है। पाकिस्तान में किसी वेन्यू पर फिलहाल PSL के बकिया मैचेस का इनेकाद नहीं हो सकता, और UAE अब अगर कल इजाज़त देती है तो ही मुमकिन है कि अबू धाबी और UAE में ये टूर्नामेंट मुमकिन हो सके, वरना फिर इसको फिलहाल मुलतवी करना पड़ेगा। और कितना मुलतवी किया जाना है इस बारे में भी अभी कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।